वेनिस ये सिर्फ एक शहर नहीं है, यह इतिहास, कला और आश्चर्य का एक ऐसा मिश्रण है जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है, जो इस शहर को और भी ज्यादा रहस्यमय बनाती है। यह पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जो पूरा का पूरा पानी में बसा है। इस शहर में कोई रास्ते नहीं है, बस नहरें हैं। एयरपोर्ट के बाहर जाते ही आपको टैक्सी नहीं लेनी होती, बट आपको होटल या कहीं पर भी जाने के लिए नाव लेनी होती। इसीलिए इस पूरे शहर में एक भी कार नहीं है। इसकी हर गली के बीच से नहर गुजरती है और हर मोड़ पर आपको इतिहास की कहानियां मिल जाएगी। इस शहर के लोग आमतौर पर नाव खरीदते हैं, क्योंकि इस शहर की एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए सब नाव का ही उपयोग करते हैं। यहाँ पर इस्तेमाल होने वाली जो सबसे प्रचलित नाव है उन्हें गोंडोला कहा जाता है। ये गोंडोला बनाना भी एक कला है। इसके लिए लकड़ी के 280 टुकड़े लगते हैं और इसे बनाने में 2 महीने का वक्त लगता है। वेनिस की शुरुआत 5वीं और 6वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। ये वो दौर था जब रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था और इस पतन के कारण उस खालीपन को जीतने के लिए वहाँ पर बार बार बाहरी लोग हमला करते थे और इस हमले से बचने के लिए वहाँ के लोग किसी सुरक्षित जगह की तलाश में रहते थे। उस समय इटली के उत्तर पूर्व में वेनेटो क्षेत्र जो था, उसके समुद्र में कई सारे दलदलीय द्वीप थे। ये द्वीप दलदल से भरे थे, इसलिए यहाँ पर खेती बाड़ी करना तो असंभव था। इसलिए इन पर कोई भी रहना नहीं चाहता था, क्योंकि ये जमीन पानी से भरी हुई थी। इसलिए बसेरा बसाकर रहना भी आसान नहीं था। किंतु जब बारबेरियन यानी कि विदेशी हमलावरों ने पूरे इटली पर हमले करने शुरू कर दिए, तो लोग इस दलदलीय विस्तार की तरफ भी भागने लगे। ये एक आक्रमणकारियों से बचने के लिए अस्थायी ठिकाना था, लेकिन उन लोगों को पता भी नहीं था कि उनका ये ठिकाना दुनिया के सबसे खूबसूरत और मशहूर शहरों में से एक बनने वाला है। इस शहर की सबसे अद्भुत बात यही है कि एक तो ये पानी पर बसा हुआ है ही, लेकिन इसके साथ ये छोटे छोटे 118 द्वीपों से मिलकर बना है और इन सभी 118 द्वीपों को यानी कि इस पूरे शहर को करीब 115 नहरों ने जोड़े रखा है। लेकिन वास्तव में ये सब करना और उस दलदलीय जमीन पर एक आशियाना बना पाना भी आसान नहीं था। तो जैसे मैंने बताया, बारबेरियंस ने पूरे इटली पर जब हमला कर दिया, तो इटली के कुछ लोग अपने आप को बचाने के लिए उसके नॉर्थ ईस्ट साइड चले गए। लेकिन इटली के इस समुद्र के भीतर भी नरम रेत वाले छोटे बड़े आइलैंड्स मौजूद थे और उस वक्त हालात इतने गंभीर थे कि इन लोगों के लिए इटली को छोड़कर समुद्र के भीतर जाकर उस नरम आइलैंड्स पर बसना ही उनकी मजबूरी बन गया। अब ये लोग जब उस दलदलीय मिट्टी वाले आइलैंड्स पर पहुंचे, तो वहां पर उन्होंने सोचा कि अभी के लिए टेम्पररी वो यहीं बस जाएंगे। और वो लोग जब वहां पर उतरे, तो उनमें से एक रेफ्यूजी उस दलदलीय जमीन के भीतर धंसता चला गया। लेकिन उसने किसी तरह अपने आप को बचाने के लिए नाव का चप्पू सीधा जमीन के नीचे काट दिया और एक लेवल के बाद वो रुक गया। और यही से उन रेफ्यूजीज को ये आइडिया आया कि यहाँ पर किसी तरीके से शहर बसाया जा सकता है और यही आइडिया वेनिस सिटी की बुनियाद बना। आइडिया ये था कि इस दलदलीय जमीन को बड़ी बड़ी लकड़ियों के माध्यम से ठोस बना देना। बहुत सारे और लोग भी वहाँ पर आने लगे और इस दलदलीय आइलैंड्स पर रुकने लगे। बाद में वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर क्रोशिया के जंगलों से लकड़ियाँ लाई गई और बहुत सारी लकड़ियों को उस दलदलीय जमीन में ठोक कर वेनिस के घरों की बुनियाद बनाई गई। जब इन आइलैंड्स की दलदलीय मिट्टी के ऊपर ठोका जाता था, तो करीब 5 से 6 मीटर अंदर जाने के बाद वहाँ पर ठोस जमीन, ठोस मिट्टी आ जाती थी, जिसमें ये लकड़ी फिट हो जाती थी, फंस जाती थी और सख्त बन जाती थी, जिसे हिलाया भी नहीं जा सकता था। मतलब कि ये दलदलीय जमीन कुछ हद तक ही थी। उसके बाद तो 5 से 6 मीटर नीचे सख्त जमीन थी। ऐसी लकड़ियों को ठोक कर पूरा वेनिस शहर बनाया गया। इन लकड़ियों को एक दूसरे से बहुत ही करीब साथ साथ अंदर ठोका जाता, जिससे एक बड़ा और सख्त प्लेटफॉर्म बन जाता। इस प्लेटफॉर्म को समतल करके उसके ऊपर बड़ी लकड़ियों को बिछा दिया जाता था, ताकि वो इक्वल हो जाए और सभी लकड़ियों की नींव पूरा लोड एक साथ सह सके। ऊपर से पानी के नीचे जो लकड़ियां थी, वो पानी के कारण फूलकर एकदम टाइट हो गई, एक दूसरे से जुड़ गई और अब तो उनके बीच से हवा भी नहीं गुजर सकती थी।
अब आप कहोगे कि ये लकड़ियाँ खराब नहीं होगी, तो दोस्तों लकड़ियाँ हवा के संपर्क में खराब हो सकती है, और वो भी बहुत ही लंबे समय के बाद। लेकिन लकड़ी जब पानी के भीतर हो तो वो कभी खराब नहीं होती, जिस कारण आज 1000 साल बाद भी इन लकड़ियों को जब निकाला जाता है तो वो वैसी की वैसी है, और उनके ही ऊपर आज पूरे वेनिस शहर का भार टिका हुआ है। माना जाता है कि लकड़ियों की जिन पायल्स पर पूरा वेनिस शहर टिका है वो टोटल 1.5 करोड़ से भी ज्यादा है। तो ऐसे दोस्तों इन लकड़ियों के पूरे फाउंडेशन और लाइमस्टोन की नींव के ऊपर बिल्डिंग्स बनाए गए। शुरुआत में वहां के लोगों ने लकड़ी के घर बनाए, उनमें ईंटें और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी ऐड किया गया। लेकिन वजन बढ़ न जाए इसलिए वहां पर आमतौर पर कोई भी बिल्डिंग 3 मंजिलों से ज्यादा बड़ी नहीं बनाई जाती थी। और धीरे धीरे सभी आइलैंड्स घरों से बढ़ते गए, और जितने आइलैंड्स थे उन सभी पर घर और इमारतें बनते गए। इस प्रकार इस शहर को तो बना लिया, और ये पूरा शहर 125 से भी ज्यादा विभिन्न आइलैंड्स में बटा हुआ था। लेकिन अब बारी थी इन सभी आइलैंड्स को एक करने की, और उसके लिए पुलिया बनाने की शुरुआत हुई। वैसे शुरुआती 500 सालों तक तो ये सभी आइलैंड्स एक दूसरे से अलग अलग ही थे, जो पानी की नहरों से जुड़े हुए थे। लेकिन बाद में जब ट्रेड बढ़ता गया, लोग वहां पर आने लगे, तो सभी आइलैंड्स को लकड़ी के पुलों से जोड़ दिया गया। और इसके बाद जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ा, पत्थर और स्टोन्स के भी ब्रिज बनाए गए। आज इस शहर में करीब 400 से ज्यादा ब्रिज है, जो इसके 118 आइलैंड्स को जोड़ते हैं। वेनिस का जैसे जैसे विकास होता रहा, इस शहर में आसपास से लोग आकर बसने लगे, और जब यहाँ पर आबादी 1 लाख से ज्यादा हो गई तो इसके वाटर रिसोर्स कम पड़ने लगे और पीने के पानी की दिक्कत हो गई। वैसे तो वेनिस पूरा शहर पानी के बीच ही बसा है, लेकिन वो पानी समुद्री जल है जो खारा है। वेनिस में इतनी बड़ी आबादी को पीने लायक पानी मिल सके ऐसा कोई वाटर रिजर्व नहीं था, इसलिए पीने लायक पानी इटली से शुरुआत में ड्रम भर के लाया जाता था। और जब यहाँ की पॉपुलेशन 1,60,000 से ज्यादा हो गई तो इस शहर में पानी की एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, और इसलिए अब वेनिस के इंजीनियरों को अपना दिमाग चलाना पड़ा, और उन्होंने दिमाग चलाया भी। वेनिस के आसपास कुछ बहुत ही कम आइलैंड ऐसे थे जहां पर अभी तक भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाई थी, और उन आइलैंड्स के लिए बारिश के पानी को जमा करने के लिए बहुत ही गहरे गड्ढे खोदे गए, और उसकी दीवारों को पत्थरों और चिकनी मिट्टी से वाटरप्रूफ बनाया गया। अब दोस्तों इस गड्ढों में डायरेक्टली बारिश का पानी जमा नहीं किया जाता था। वेनिशियन इंजीनियरों ने इससे भी आगे सोचा था। उन लोगों ने वेनिस के अलग अलग आइलैंड से, अलग अलग घरों से जो भी बारिश का पानी आता था, उस पानी को पाइपलाइन के माध्यम से यहाँ पर जोड़ दिया गया, और ये गड्ढों में पानी रेत और पत्थरों के बीच से होकर गुजरता था। और दोस्तों इस तरह वेनिस के लोगों को फिल्टर किया हुआ पानी मिलने लगा। इस शहर को बसाने के बाद धीरे धीरे ये शहर बीच में होने के कारण आर्थिक प्रगति भी करने लगा। 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच वेनिस शहर ने एक व्यापारिक केंद्र के रूप में जबरदस्त उन्नति पाई, और इसके लिए जिम्मेदार था वेनिस का लोकेशन। वेनिस यूरोप और एशिया के बीच में था, जिस वजह से ये उस समय दोनों कॉन्टिनेंट को जोड़ने वाला समुद्री यात्रा का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। यहाँ से हम सोना चांदी, रेशम, मसाले, आभूषण, टेक्सटाइल, कीमती पत्थर और कई सारे खाने पीने की चीजों का भी व्यापार होता था। वेनिस के बंदरगाहों पर दुनिया भर के व्यापारी और जहाज आते थे, जिस कारण ये शहर उस समय इतना धनवान बन गया कि उसे उस समय फ्लोटिंग सिटी ऑफ द गोल्ड कहा जाने लगा। वेनिस का सेंट मार्क स्क्वायर शहर का सबसे मशहूर और खूबसूरत हिस्सा है। ये स्क्वायर कभी वेनिस गणराज्य का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था। ये स्क्वायर अपने सोने की परत वाले गुंबज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो ये चर्च है वो 11वीं शताब्दी में बनाया गया था, जो आज भी वहां पर बना हुआ है और वेनिस शहर की पहचान है। लेकिन दोस्तों इस सेंट मार्क स्क्वायर की आज के दिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये स्क्वायर धीरे धीरे पानी में डूब रहा है। दोस्तों आज हम ग्लोबल वार्मिंग के युग से गुजर रहे हैं, और आज साउथर्न और नॉर्थर्न पोल में हिमशिलाएं पिघल रही है, जो समुद्री लेवल को बढ़ा रही है। कई सारे द्वीप है दुनिया में जो गायब हो चुके हैं। मालदीव जैसी कई सारे देश भी भविष्य में गायब हो जाएंगे। तो क्या वेनिस का भी यही हाल होगा? तो दोस्तों अनफॉर्चुनेटली सच बात तो यही है कि हाँ यही होगा। धीरे धीरे वेनिस शहर भी गायब हो जाएगा। क्या वेनिस बच सकता है?
आज वेनिस को बचाने के कई सारे प्रयत्न शुरू हुए हैं। उसमें से सबसे बड़ा जो है वो है MOST प्रोजेक्ट, जिसमें बड़े बड़े बैरियर लगाए जा रहे हैं जिससे समुद्र के बदलते जल स्तर को रोका जा सके। लेकिन ये समस्या का टेम्पररी हो सकता है, लेकिन स्थायी हल नहीं है। एक ना एक दिन ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही चलती रही तो वेनिस का डूबना तय ही मान लो। दोस्तों, वेनिस कार्निवल पूरी दुनिया में मशहूर है। ये त्योहार हर साल के फरवरी महीने में मनाया जाता है और इस दौरान लोग वहाँ पर अद्भुत मास्क पहनकर और परंपरागत पोशाक पहनकर परेड पर निकलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन मास्क के पीछे भी एक अजीब कहानी है। 18वीं शताब्दी में वेनिस के लोग इस मास्क को इसलिए पहनते थे ताकि उनकी पहचान छिपी रहे और वो इन मास्क के सहारे अमीर और गरीब के बीच की दूरी को मिटा देते थे। वेनिस शहर का नाम वेनिस कैसे पड़ा? वेनिस का नाम दरअसल इटालियन वेनेटी पीपल से आया है। वो वेनेटी लोग जो रोमन साम्राज्य के पतन के बाद अपनी सेफ्टी के लिए वेनिस की दलदली जमीन पर पहुंच गए थे और वहां जाकर वेनिस शहर बसाया। ये वेनेटी लोगों के नाम पर से ही वेनिस शहर का नाम पड़ा है। इनफैक्ट करीब 1000 साल तक ये वेनिस अपने आप में एक राष्ट्र था, एक रिपब्लिक था, एक नेशन था। लेकिन बाद में साल 1866 में ये इटली से मिल गया और इटली का हिस्सा बन गया। तो दोस्तों, वेनिस शहर के ऊपर ये थी हमारी आज की डॉक्यूमेंट्री।